ये आकाशवाणी है। बदलती फिजाएं प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 12वीं कड़ी हरित वसुंधरा। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हिमालय कन्या एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होगी। अब आराम से, तुम्हारी ट्रेन नहीं छूटेगी, हम सब साथ में हैं। अरे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इधर लाओ ये बैग, ये यहाँ रख दो। वाह मम्मा, कितना मजा आएगा। हम छुट्टियों में नानू के यहाँ फार्म पर जा रहे हैं। हाँ अर्नब, अब जरा शांति से एक जगह बैठ जाओ। मम्मा, मुझे खिड़की के पास बैठना है। अरे? वहाँ से बास्केट हटा लीजिए ना। ओहो, उसमें खाना रखा है अर्नब, अब इसे नीचे फर्श पे रख दूं क्या? रुको। आओ अर्नब, आओ थैंक्स पापा। बैठो यहाँ खिड़की के पास। अब शोर करने की जरूरत नहीं, ओके? हाँ और अच्छे से देखो बाहर का नजारा। जी पापा। पापा, वो ऊंची ऊंची चिमनी जैसी क्या चीज है? और देखिए ना, वो कितना सारा धुआं उगले जा रही है। ओहो, जल्दी बताइए ना पापा। अब लीजिए, वो निकल भी गई। अरे अरे, वो रही एक और, मगर ये कुछ अलग सी है। अब पापा, क्या ये कोई फैक्ट्री है? अरे बेटा अर्नब, वो जो पहले तुमने देखी वो थी ईंटों की भट्टियाँ, अच्छा। और जो वो अलग सी नजर आई थी ना जी। वो था पावर प्लांट। ओह, दिल्ली की सीमा पार होने पर तुम्हें और भी पावर प्लांट्स दिखेंगे। पावर प्लांट जिनमें बिजली तैयार होती है? हाँ बेटा, तुमने तो पढ़ा भी है ना। ढेरों कोयला जलाकर पानी को उबाला जाता है, फिर उससे निकलने वाली भाप ऊंचे दबाव से गुजरकर टरबाइन को घुमाती है, और ये घूमते टरबाइन चुंबक से क्रिया करते हुए बिजली का उत्पादन करते हैं, करेक्ट। जो तारों के जरिए हमारे घरों तक पहुंचती है। लेकिन मम्मा, आपने वो ढेरों धुआं और राख के अंबार नहीं देखे, क्या ये प्रदूषण नहीं है? अब बेटा अर्नब, तुम्हें ईंटों के भी कई भट्टे नजर आएंगे। शहर बढ़ता जा रहा है बेटा, दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर आते जा रहे हैं। अब सबको रहने के मकान चाहिए, मकान बनते हैं ईंटों से, लिहाजा उनकी मांग बढ़ती जाती है, साथ ही साथ सीमेंट और लोहे की भी। अब तक मैं गिन भी चुका हूँ पापा। अच्छा। ईंटों के 22 भट्टे और 4 पावर प्लांट। ओ, और इन सबसे निकलने वाला ढेरों धुआं क्या प्रदूषण नहीं फैला रहा? गुड ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब ये अपना बैग संभालो। ठीक है मम्मा। हमें अगले स्टेशन पर उतरना है। हाँ। चलो अरे तुम भी उठाओ ना, चलो अपना। ठीक है। दरवाजा बंद करो ठीक से। हाँ ड्राइवर जी चलिए अब। जी। उधर होके बैठना। क्या है? यहाँ भी पता है, बचपन में जब देखा था तो ये पूरा इलाका किस कदर हरा भरा हुआ करता था। अरे बल्कि पिछली मर्तबा जब हम यहाँ आए थे तब भी अच्छी खासी हरियाली थी, और अब देखो कितना जंगल काट डाला गया है। वो देखिए, देख रहे हो, जंगल उजाड़कर उस जगह फैक्ट्री खड़ी की जा रही है, और जल्दी ये फैक्ट्रियाँ वो भी धुआं उगल उगल कर हवा में प्रदूषण घोलने लगेंगी। मम्मा, हमें स्कूल में बताया गया था, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, अपनी खुराक सूरज की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण द्वारा हासिल कर लेते हैं। पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि धरती हरी भरी और शीतल बनी रहे। लेकिन जिसे देखो, पेड़ों को काटे जा रहा है। इस तरह तो पेड़ बचेंगे ही नहीं। अर्नव, तुम स्कूल में ध्यान लगाते हो, ये तो अच्छी बात है। चलो, एक तो अच्छा ही है। मम्मा तुझे छेड़ रही है बुद्धू।
वैसे अर्नव, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जंगल, हरे मैदान, समुद्र, मिट्टी, प्रकाश संश्लेषण करने वाले वनस्पति, ये सभी कार्बन सिंक का काम करते हैं, क्योंकि ये वातावरण से कार्बन को अलग करके उसे बायोमास में बदल देते हैं। दरअसल अर्नब, मुसीबत तब शुरू होती है जब हमारी गतिविधियों की वजह से विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है और उसे सोखने के लिए उतने पेड़ नहीं होते। अब पेड़ों के बड़े झुंड वास्तव में कार्बन सिंक का काम करते हैं। तुम्हें पता है, आकलन के अनुसार एशिया के वन प्रति हेक्टेयर लगभग 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष सोख लेते हैं। 5 टन पापा? जंगल तो जाने कब से जबरदस्त कार्बन सिंक के तौर पर काम देते आ रहे हैं। दुनिया भर के इंसानों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण के 1/4 भाग को खुद ग्रहण करके इस काम को अंजाम देते चले आ रहे हैं वो। अर्नव, पता है आपको, घास के मैदान और समुद्र भी अच्छे कार्बन सिंक हैं। मतलब वायुमंडल से कार्बन खींचने वाली कोई भी प्रणाली कार्बन सिंक है? वो रहा पोखर, हम पहुंच गए। पोखर पहचान है बिल्कुल भाई। सही कह रहे हो बच्चों। ड्राइवर जी, बस यही। नमस्ते, नमस्ते पैरी बहना जी। तारा बिटिया कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ पापा। और सूरज तो नमस्कार जी, नमस्कार। लुकिंग स्मार्ट है। एज यूजुअल। अरे आकांक्षा बिटिया है। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। अरे अर्नब, आओ बेटा। पूरे 2 साल बाद देख रहा हूँ तुम्हें। कितने लंबे हो गए हो। नानू, मैं भी आपको रोज याद करता था। अच्छा नानू, नानी कहाँ है? नानी वो ग्रीन हाउस गई हैं तुम सबके लिए ताजी तरकारियां लेने। ग्रीन हाउस? लेकिन नानू, मुझे तो यहाँ आते हुए कोई हरे रंग का घर दिखाई नहीं दिया। सब कुछ सफेद और चूने से पुता हुआ नजर आया। अरे अर्नव, ग्रीन हाउस का रंग हरा नहीं होता, वो कांच का बना होता है। उसकी छत और दीवारें कांच की होती हैं। ये कांच सूर्य की रोशनी को तो भीतर जाने देते हैं, लेकिन ताप भीतर ही रुक कर रह जाता है। और इस वजह से ग्रीन हाउस अंदर से गर्म होते हैं और सर्दियों के मौसम में भी ताप अंदर रुका रहने की वजह से गर्म बने रहते हैं। और इस तरह ग्रीन हाउस में हम फूल और तरकारियां उगा सकते हैं। हाँ। वरना बाहर की कड़ी ठंड में तो उन पौधों का पचना ही मुश्किल हो जाएगा। ओह, ठंड से याद आया, यहाँ तो अच्छी खासी सर्दी है। अब दिल्ली से चलते वक्त वहाँ काफ़ी गर्मी थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन खैर, दिल्ली ठहरा शहरी इलाका, ढेरों गाड़ियाँ, मकान और फैक्ट्रियाँ जो किसी न किसी रूप में कार्बन छोड़ते ही रहते हैं। हाँ सूरज, लेकिन मुझे याद है अक्टूबर में यहाँ भी काफी ठंड रहा करती थी। अब तो पूरी धरती ही ग्रीन हाउस जैसी हो गई है। हाँ, तुमने ठीक कहा तारा। हम वाकई बड़ी भयानक स्थिति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सही बात, हम सचमुच बड़ी खतरनाक स्थिति की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जरूरी है कि समय रहते इसे रोका जाए। बिल्कुल। रोका जाए? मामा, धरती ग्रीन हाउस है क्योंकि हम इसकी मिट्टी में सब्जियां उगाते हैं, तो इसमें ऐसी क्या बुराई है कि इसे रोका जाए? ओहो अर्नब बेटा, धरती का ग्रीन हाउस जैसा होना कोई अच्छी बात नहीं है। खैर, ये बात बड़े होने पर समझ में आ जाएगी तुम्हें। तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। पापा आप भी ना। देखो अर्नब, जब तुमने ये सवाल उठाया है तो इसका आसान शब्दों में जवाब देता हूँ। जब सूरज की ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुँचती है तो कुछ तो अंतरिक्ष की ओर परावर्तित हो जाती है, तो धरती खतरनाक तौर पर गर्म नहीं होती। तो बची हुई गर्मी का क्या होता है पापा? अब वो गैसेस जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जाना जाता है, इस बची हुई गर्मी को सोख कर रोक लेती हैं और शेष का अंतरिक्ष में विकिरण कर देती हैं। जो रोक ली जाती हैं वो धरती को आरामदायक गर्म बनाए रखती हैं। और तुम पूछो, इससे पहले ही बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल रहती हैं भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और कुछ केमिकल्स जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
जो पहले कभी रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल की जाती थी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझा। हाँ। मतलब ये गैसेस सौर ऊर्जा को रोक लेती हैं, धरती को गर्म बनाए रखती हैं, इसलिए इस प्रभाव की तुलना ग्रीन हाउस से की जाती है। ठीक है, तो इसमें बुराई वाली क्या बात है पापा? बेटा, अति हर चीज़ की बुरी होती है। देखो, अब हम आते हैं इंसानी गतिविधियों पर। जी। हमने ख़ास तौर पर कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जलाते रहकर खेती के द्वारा और ज़मीन हासिल करने के लिए जंगलों को उजाड़ उजाड़ कर वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस का जमाव भयानक हद तक बढ़ा दिया है, और ये गलत है। पापा, अगर ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता रहा तब तो हमारी धरती हद से ज्यादा गर्म हो जाएगी। बिल्कुल। इस बारे में कोई कुछ करता क्यों नहीं है? नानी। नानी आ गए। वेलकम बच्चों, वेलकम। नमस्ते। सूरज कैसे हो बेटा? नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल ठीक अरे हूँ। आकांक्षा है बिटिया मेरी। नानी, मैं भी आया हूँ। हाँ, अर्नब। तारा ठीक है बेटा? बहुत अच्छी। सॉरी, मुझे देर लग गई। वैसे ना तुम लोगों के आने की आवाज़ मैंने सुन ली थी। अच्छा सुनो, सफ़र में थक गए होंगे ना, जाकर पहले हाथ मुंह धो लो। मैंने पानी गर्म करके रखा है तुम सबके लिए। तारा, आकांक्षा, अर्नब और सूरज को अंदर ले जाओ। ठीक है। रामदीन, ये सूटकेस कमरों में ले जाकर रख दो। अच्छा जी। माँ, ये क्या? आप अब भी लकड़ी और कोयला इस्तेमाल करती हो? हाँ, अरे पता है ना धुआं कितना नुकसानदेह होता है, किस कदर खराब होता है वातावरण के लिए और आपकी सेहत के लिए भी। लेकिन तारा, अभी अभी कटे पेड़ों की ढेर सारी जलाऊ लकड़ी इकट्ठा हो गई है हमारे पास। तो भाई फिर गोबर है, कंडे हैं, इतने बायोमास ईंधन को बर्बाद करना भी तो ठीक नहीं है ना। लेकिन माँ, आप तो जानती है ना कि बायोमास ईंधन जलाना भी ठीक नहीं है। इस लिहाज से तो जीवाश्म ईंधन जलाना भी गलत है। कोयला या तेल जलाने पर कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। दूसरे जीवाश्म ईंधनों के मुकाबले कोयला बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने पापा जी। प्रत्येक टन कोयला जलाने पर करीब 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। जीवाश्म ईंधन के कारण उत्सर्जित होने वाली कुल कार्बन डाइऑक्साइड का 40% हिस्सा तो अकेले कोयले से ही पैदा होता है। लो, सुन लो। हाँ, एक अध्ययन के मुताबिक यदि कोयला और तेल न जलाया गया होता तो पिछले 15 सबसे गर्म वर्षों में से 13 हमें नहीं भुगतने पड़ते। लेकिन हम फिर भी अपने घरों में, रेलवे में, पावर प्लांट्स में कोयला फूंके ही जा रहे हैं। बाज नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं। क्यों, गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, सही कह रहे हो आप। अच्छा सुनो भाई। सूटकेस रख दिया ना अपने अंदर? हाँ, रख दिया मैंने। रखवा दिए भाई, सब तुम्हारा सामान रखवा दिया। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि ये आंकड़ों और ये थ्योरीज की बातें भाई बाद में करते रहना। पहले हाथ मुंह तो धो लो। नानी, रुकिए। हाँ। नानू, आपने क्या कहा था? जीवाश्म ईंधन? जीवाश्म यानी डायनासोर जीवाश्म? ये लड़का नानू सवाल पूछ कर प्राण ले लेगा हम सब। मुझे जानना है नानू। अर्नब, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसेस वो बचे हुए जैविक पदार्थ होते हैं जो लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन में तब्दील हो गए। बिल्कुल सही। जिस जीवाश्म ईंधन का हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो डायनासोर्स के जन्म से भी बहुत पहले से तैयार होने लगे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। दीदी, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोयला और तेल बनने में करोड़ों बरस लग जाते हैं। हाँ, और इसी कारण इन्हें नॉन रिन्यूएबल संसाधन कहा जाता है। एक बार इस्तेमाल हो जाने के बाद इन्हें तत्काल दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। बिजली, ट्रांसपोर्टेशन और उद्योगों में जीवाश्म ईंधन विशाल मात्रा में इस्तेमाल तो होता ही है, साथ ही घरेलू इस्तेमाल में भी काम आता है। ओह, तब तो हमें इसका कोई विकल्प निकालना चाहिए, वरना क्या करेंगे जब कोयला और तेल खत्म हो जाएंगे? ना बिजली होगी, ना कारें, ना बस, ना हवाई जहाज, ना शिप्स। माँ, बताओ ना हमें क्या करना चाहिए? तुम और तुम्हारे सवाल अर्नब, पहले एक काम करो, जाओ और नहा धो कर आओ। मुंह हाथ अच्छे से धो लेना, कितने गंदे दिख रहे हैं। हाँ। देखा है, खूब रगड़ के साफ करना है इनको। चलो बेटा, जाओ। ठीक है नानू। शाबाश। वाह, नानू, ऊपर देखिए, तारे कैसे चमक रहे हैं। मुझे याद नहीं, पिछली बार हम लोग दिल्ली में अपनी छत पर इकट्ठे कब बैठे थे। वहां तो बस मैं अपने कमरे में, पापा लैपटॉप के साथ उनके कमरे में,
माँ वो अपने टीवी के सामने, और आकांक्षा ये तो सारा दिन नानू मोबाइल में लगी रहती है। और अर्नव, तुम्हारी वीडियो गेम्स तो बुक्स पे चलती है। अरे 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 देखो बेटा ये बेटा हमेशा सुन मेरे- अच्छा सुनो सुनो सुनो, देखो बेटा, अब तुम्हारे वहाँ वो 3 कमरों का मकान है और मेरा ख्याल से वहाँ 3 एसी भी जरूर होंगे जो बिजली निगल निगल कर गर्म हवा उगलते रहते होंगे। अब कार्बन फुटप्रिंट इतना ज्यादा हो तो हैरानी की क्या बात है कि वहाँ तारे नजर ही नहीं आएंगे हैं? आपका अंदाजा सही है नानू, हर कमरे में एसी है हमारे यहाँ। लेकिन मेरे फुटप्रिंट्स की चिंता मत कीजिए, मैं अपने पैर साफ रखता हूँ। जानते हैं माँ खूब रगड़ रगड़ के साफ करती है मेरे पैर। अरे बेटा, हम तुम्हारे गंदे पैरों की नहीं बल्कि कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं, जो कि एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है बेटा। हाँ, यानी कि एक निश्चित अवधि में, समझो कि 1 साल में मानव गतिविधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसेस की कुल मात्रा। अब तुम्हारे समझ में आई बुद्धू। नानू, इसकी ट्यूबलाइट ना थोड़ी देर से जलती है। अरे आकांक्षा बेटिया, और सूरज, एक बात और कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन आमतौर पर उतने ही टन कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर दर्शाया जाता है, इसीलिए हम इसे कार्बन फुटप्रिंट भी कह सकते हैं। करेक्ट, यू आर राइट। यानी मामा वो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो हम सांस के जरिए छोड़ते हैं। अरे अर्नब बेटा, जब हम कार्बन कहते हैं तो उसमें होती हैं दूसरी अन्य सभी ग्रीन हाउस गैसेस भी, जो वैश्विक तापमान बढ़ाती हैं, और उसके प्रभाव को वर्णित करने का एक काव्यात्मक लहजा है फुटप्रिंट। अपने कार्बन फुटप्रिंट कम करने का अर्थ है अपनी दैनिक गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड में कमी लाना। तो बेटे, कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए सांस लेना बंद करने की जरूरत नहीं है, समझे? नानू आप भी ना। सबके लिए ताजा गर्मा गर्म दूध, सीधा अपनी गायों से दुहा गया दूध है ये। और इसमें कार्बन फुटप्रिंट भी नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। अच्छा सुनो, ये स्टील का चम्मच, स्टील का ग्लास, दूध, इन सब से मुझे एक बात याद आ रही है, और वो ये कि बात सिर्फ स्टील उत्पादन, धान या दूध उत्पादन तक ही सीमित नहीं है। अच्छा ये बताओ, क्या किसी ने सोचा है किसी भी उत्पादन के बचे हुए अपशिष्ट से होने वाले उत्सर्जन के बारे में, या किसी चीज का इस्तेमाल करने के बाद जो बचा रह जाता है उसके बारे में? क्या बताओ मतलब बताओ। लगता है नानी कचरे के बारे में बात कर रही हैं। वाह वाह, शाबाश अर्नब, शाबाश। देखा, थैंक्स नानी। हाँ, समझ गया मेरा बेटा। अच्छा अर्नब, तुमने कूड़े का भराव किया जाने वाला लैंडफिल देखा है? हाँ हाँ देखा है ना नानी। जानती है, दिल्ली में गाजीपुर के करीब एक बहुत बड़ा लैंडफिल है। और मुझे याद है, फ्लाइट से कोलकाता जाने पर होटल के रास्ते में हमने धापा कही जाने वाली बहुत बड़ी लैंडफिल देखी थी। बेटा, लैंडफिल्स तो हर शहर में मौजूद हैं। बड़े बड़े शहरों में मल्टीपल लैंडफिल्स होते हैं। अब देखो, जब कूड़े या अपशिष्ट को दबाया जाता है तो बैक्टीरिया उस पर क्रिया करता है। वहाँ थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन होती है या नहीं भी होती। इसे अनिरोबिक विघटन कहते हैं। हाँ माँ, और यही प्रक्रिया मीथेन के साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जित करती है। मीथेन मिट्टी की सतह तक पहुँचती है और फिर वायुमंडल में घुल जाती है। इसका मतलब माँ, इंसानी गतिविधियों की वजह से ही इस कदर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है। वास्तव में ये ही धरती को ग्रीन हाउस में बदल देने के लिए जिम्मेदार है। नहीं अर्नव, कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं, जैसे ज्वालामुखी का फूट पड़ना, घास के मैदान ज्यादातर कार्बन नीचे रोके रखते हैं, लेकिन जंगल के जो पेड़ हैं उसे अधिकतर कास्ट, बायोमास और पत्तियों में जमा कर देते हैं। अच्छा। जब जंगल की आग भड़कती है तो ये पेड़ जमा की हुई वो कार्बन वायुमंडल में वापस लौटा देते हैं, जबकि घास जलने पर भी अपनी उस नीचे रुकी हुई कार्बन को मिट्टी और जड़ों में सहेज लेती हैं। जो भी हो, देखिए, हम अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते। सो तो सही कहा सूरज बेटा। जलवायु परिवर्तन पर गठित एक अंतर शासकीय पैनल के 1300 स्वतंत्र विश्व वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 95% संभावना इस बात की है कि पिछले 50 वर्षों में हमारी गतिविधियां ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने वाली रही हैं।
सिर्फ पिछले 50 बरस? माँ, आप और पापा तो इससे छोटे हैं, यानी एक पीढ़ी से भी कम में संतुलन काफी बिगड़ गया। प्राकृतिक संतुलन में इस कदर तेज बदलाव वाकई एक खतरनाक हकीकत है। भाई मैं समझती हूँ कि अब समय आ गया है कि न सिर्फ सारे देशों को बल्कि पृथ्वी के हर इंसान को यथासंभव सहयोग करना होगा ताकि सही संतुलन फिर से कायम किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रश्न पर कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं, हमारा पूरा अस्तित्व निर्भर है। हाँ, कार्बन फुटप्रिंट्स का प्रबंधन और उसमें कमी लाने के प्रयास हमारी अल्प कार्बन रणनीति का अहम हिस्सा होने चाहिए। क्यों, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नानी, ये तो मैं समझता हूँ कि सरकार को और देशों को पर्यावरण के अनुसार ही सही फैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी की हैसियत से क्या मैं भी कुछ कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं भाई, हर कोई कर सकता है। मिसाल के तौर पर तुम्हारे माता पिता ऊर्जा की खपत कम करने वाले उपकरण खरीदकर घर को ऊर्जा संरक्षक बना सकते हैं। बिल्कुल। तुम सब एक ही कमरे में बैठकर अपना अपना काम कर सकते हो ताकि एक ही एसी से जरूरत पूरी हो जाए। और तुम पैदल चलकर या साइकिल चलाकर, कार पूल करके या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके अपना काम कर सकते हो। और क्या, किसी मीटिंग के लिए हवाई सफर करने की बजाय फोन या वीडियो कॉन्फ्रेंस से काम निकाला जा सकता है। देखिए, हर साल महज एक ट्रांस अटलांटिक राउंड ट्रिप फ्लाइट कम करके 1600 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका जा सकता है। क्या वाकई नानू? और एक कार का इस्तेमाल नहीं करने से 2400 किलोग्राम उत्सर्जन घटाया जा सकता है। और नानू, ड्रायर के बदले सूरज के आगे एक ही कतार में कपड़े सुखाने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बिल्कुल। साथ ही दिन में लाइट्स जलाने के बदले हम खिड़कियां खोलकर सूरज की रोशनी का उपयोग भी तो कर सकते हैं। सही बात है। अच्छा नानी, अब ये बताइए कि मैं अपना योगदान कैसे दे सकता हूँ? अच्छा बताती हूँ। जी। खाने की स्थानीय चीजें खाकर तुम ट्रांसपोर्टेशन की कटौती कर सकते हो। अच्छा। हाँ, वस्तुएं दोबारा उपयोग कर सकते हो। उपयोग न होने की स्थिति में बिजली उपकरणों के प्लग निकाल कर, लिफ्ट का इस्तेमाल करने की बजाय सीढ़ियां चढ़कर तुम अपना योगदान दे सकते हो। समझे? जी नानी। छत पर छोटा सा बगीचा बना सकते हो। जहां तक हो कम प्रिंट करो। और देखो भाई, कागज दोनों तरफ से काम में लो। अब ये ऐसे कितने ही छोटे छोटे तरीके हैं जिन्हें हम काम में ला सकते हैं। समझ में आई कि नहीं बात? हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक समझाया। समझे अर्णव? जी, नानी ने बहुत डिटेल से बताया। हाँ। इसको सब बातें डिटेल में ही समझ आती है। इसका मतलब नानी, सरकारों और देशों द्वारा बड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे और हम सबके द्वारा छोटे छोटे तरीके अपनाए जाएंगे। बिल्कुल। अब देखो भाई, देशों द्वारा वायु, जल और सौर ऊर्जा सरीखे वैकल्पिक संसाधनों के क्षेत्र में खोजें की जाएंगी। वे उच्च कार्बन कोयले से निम्न कार्बन गैसेस उपयोग करने की दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। जीवाश्म कोयला जलाने पर वायुमंडल में होने वाले कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए कार्बन कैप्चर तकनीक काम में ला सकते हैं। और हम नागरिक अपने कार्बन प्रिंट्स कम करने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। कहने का मतलब, एक साथ मिलकर हम अंतर ला सकते हैं। धरती तपता अंबर उमल रहा है, सात समंदर तेज धूप का असर बढ़ा है, क्रोध सूर्य का शिखर चढ़ा है, नदी भी तरसने लगी पानी के लिए, हिमखंड की तरह अब खुद तो पिघले। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 12वीं कड़ी सुन रहे थे। हरित वसुंधरा। आलेख व अनुसंधान सुकन्या दत्ता का था। हिंदी अनुवाद दिनेश राय। शीर्षक गीत डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह। समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्देशन शरद शर्मा। प्रस्तुति सहायक हैदर रिजवी।
और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, विजय नागयाल, ऋषि उन्नियाल, वसुंधरा बोस, सुषमा शर्मा और सुचित्रा गुप्ता। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, एशिया के वन 1 वर्ष में प्रति हेक्टेयर लगभग कितनी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं? और दूसरा प्रश्न है, कार्बन फुटप्रिंट क्या है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय अवश्य लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी जरूर लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार।